नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 11वीं क्लास के छात्र छात्रा ध्यान दें कि हमारा एक लेसन चल रहा है जो गलता लोहा शीर्षक पाठ से है। पाठ नंबर 5 पे चल रहा है गद्य खंड में। ठीक है, गद्य खंड है, कहानी खंड। इसमें देखिए कि हमने शेखर जोशी का लेखक परिचय पढ़ लिया है। शेखर जोशी जो सामाजिक बदलाव के लिए जाने जाते हैं, वो समाज में अपनी लेखनी से इतना बदलाव लाए हैं। ये जो साहित्यकार है वो जानते कितना बदलाव उन्होंने किया है। जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, ये सब समाज के द्वारा बने बनाई बातें हैं। जिस तबके, जिस समुदाय के पास अच्छा पैसा है, वो जब मित्रता करता है, उपभेद करता है, व्यवहार बनाता है, तो अपने बराबरी वालों में बनाते हैं। फिर जो गरीब लोग हैं वो मित्रता उनसे निभा नहीं पाते हैं, तो वो अपने वालों में ही करते हैं। ऐसे क्या है कि समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर तो था ही था। अब वर्ण व्यवस्था को लोगों ने क्या है कि कर्म व्यवस्था बनाने वाले कि उनका जो रोजगार व्यवसाय उसके आधार पर भी था। और अब उसी को आगे चल के जो नई पीढ़ी आने वाली है, तो नई पीढ़ी में माँ बाप के, परिवार के कुछ संस्कार होते हैं, वो अब रोजाना कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है तो वो बात धीरे धीरे डल ही जाती दिमाग में। तो यहाँ हम थोड़ी बात करें गलता लोहा शीर्षक, तो लोहे का काम करने वाला लोहार जाति है और वो अपना प्रोफेशन उसको बनाते हैं। आजकल उसको थोड़ा और नए तरीके से कर रहे हैं। तो ये होगा कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर धनराम नाम का जो एक युवक है उसका तो ठीक है भाई, गलता लोहा ठीक है, शीर्षक पाठ है। लेकिन इस पाठ में आपको बताया जा रहा है कि मोहन नाम का एक पुरोहित है। पुरोहित यानी उच्च कुल के, ब्राह्मण कुल के जो बड़े लोग होते हैं, जो दूसरों के भविष्य के बारे में बताते हैं, और भविष्य बताने के बाद बाकी जो उनके यजमान जो होते हैं वो उन्हें फिर दान दक्षिणा देते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो पुरोहित लोग अपने एक प्रतिष्ठा है उनकी समाज में कि वो उच्च कुल के होते हैं। वो जनता की भलाई के लिए उनके भविष्य के बारे में, उनके अच्छे बुरे कर्म के बारे में बताते हैं, और इनसे जनता का भी जो अनर्थ होने वाला है, गलत कार्य, वो सही हो जाता है, बच जाते हैं उनसे। भाई पाप नहीं कर पाते, वो पाप नहीं होता है। और जो पुरोहित हैं उनका भी जनता की वजह से भाई दान दक्षिणा चलती रहती है, तो जीवनापन अच्छा होता है। लेकिन ऐसे में जो वास्तविक स्थिति ये है कि पुरोहित परिवार में है, तो जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा वो एक बड़ा अधिकारी ही बने, एक योग्य पद अधिकारी बने, ये उनके सपने होते हैं। तो यहाँ मोहन के पिता और मोहन का सपना भी है कि एक बड़ा उच्च अधिकारी बने। लेकिन होता क्या है कि मोहन जो है उसके साथ मस्तिष्क की बुद्धि उसकी बहुत अच्छी है। मास्टर लोग भी उसे बार बार ये कहते थे कि बेटा आप बहुत अच्छे और बड़े इंसान बनेंगे। और जो धनराम है ये मंदबुद्धि बताया गया, इसमें मंदबुद्धि कहे या फिर इसके मन में बैठा डर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मंदबुद्धि तो नहीं होते हैं, लेकिन वो टीचर से, क्लास से, अपने मित्रों से थोड़े से शक पकाते हैं, डरते हैं, तो ज्ञान होते हुए भी वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वो बच्चे थोड़े दब्बू प्रवृत्ति के रह जाते हैं और परीक्षा में भी फिर वो उनका दिमाग में नहीं कह सकता है, वो धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो ज्ञान है उसे आप लोगों को बताएं तो उससे आपका ज्ञान तो फिक्स होगा, और आपकी एक हैबिट, एक आदत बनेगी कि आप उस ज्ञान को वेरीफाई करने के लिए लोगों को बताएंगे, समझेंगे, उसमें कमी को दूर करेंगे। तो ये होता है वाचाल बालक, कुछ बोल लेते कुछ नहीं बोलते हैं। तो आपने देखा इसमें कि जो धनराम है वो क्या है, लोहार जाति का बच्चा है, और उसके दिमाग में ये है कि यार मेरे को तो बस यही प्रोफेशन करना है और मेरी पढ़ाई भी नहीं आती है। इसमें एक लाइन लिखी है कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी 13 का पढ़ा याद नहीं हो। मतलब मास्टर त्रिलोक जी जो है वो धनराम को भी क्लास पढ़ाते हैं और मोहन को पढ़ाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मोहन के पिता के सपने बड़े थे, मोहन के सपने बड़े थे, और वो स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र जाता है तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो हम पढ़ेंगे आगे। और बेचारा अंत में मोहन अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है। तो यही इस पाठ का अंत होगा जो देखेंगे। अब देखा कि जो मोहन है वो तो ठीक है, धनराम है वो एक दिन 13 का पढ़ा सुना मास्टर त्रिलोक जी ने, और ये नहीं सुना पाया। फिर उसी पहले क्या था कि अध्यापक जिस बच्चे को पनिशमेंट देना है उसे कहकर जाओ बाहर और एक अच्छी सी डंडा या लकड़ी संगठी तोड़ के लाओ। तो जिसको सजा देनी उसी को अपनी सजा के लिए स्टिक या लकड़ी लानी है। तो आप समझ सकते हो कौन कितने कैसी लाएगा। आजकल उल्टा है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि आजकल पिटाई का इतना हाई नहीं, जरूरत नहीं पड़ रही, बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आजकल प्रतिबंध भी है पिटाई पे, आप जानते हैं इस बात को। तो देखिए कि जो धनराम है उसने 13 का पढ़ा है, पूरे दिन उससे पिटाई हुई है और पनिशमेंट मिला है, कुछ ऐसे पकड़ खड़े रहे हैं, उसके बावजूद 13 का पढ़ा याद नहीं हुआ।
अगले दिन जब मास्टर त्रिलोक ने पढ़ा सुना तो 3 पीढ़ी, इसमें पीढ़ी लिखा 8वें पीढ़ी को लोग बोलते हैं 13 कम 13, 13 दूनी, 13 तिया, तो 3 तक बोल पाते हैं, आगे नहीं बोल पाते हैं। और फिर ऐसे मास्टर त्रिलोक जी कहते हैं कि तेरा जो दिमाग है, तो उसने लगा मास्टर जी को कि इसको जो शारीरिक दंड देंगे, शारीरिक पढ़ाई करेंगे, उससे तो कुछ नहीं होने वाला, तो क्या करें, इसका तो यह है कि वैसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करें। तो कहा कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी बुद्धि में लोहा भरा है। क्यों कह दिया? क्योंकि वो लोहे का काम करता है कि तेरी बुद्धि में तो लोहा भरा है और तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये बच्चे का मनोबल थोड़ा कम हुआ, वो घर पे आया, तो तब घर पे आने से पहले मास्टर लोग ने क्या कहते हैं, दिमाग में लोहा भरा है तो ऐसा कर, लोहे का ही काम कर, और अपने थैले से 4-5 दराती की मतलब दातली होती है जो घास वास काटने में काम आती है, लावने वगैरह में, तो दराती निकाल के कि जा इन पे धार लगा के लाना। जो घर लाता है और उस पर धार आराम से लगा लेता है वो। तो इस प्रकार से उसकी दिनचर्या है, अर्थात वो अपने आप को मानता भी कि मैं कमजोर हूँ, और सामाजिक दृष्टि से भी यार मैं स्कूल में तो हुई नहीं, मुझे क्या जरूरत है इस तरह से। तो इसकी बुद्धि वहीं तक सीमित है, लेकिन मोहन के सपने बड़े हैं, उसे पढ़ना से आगे जाए। लेकिन कई बार बुद्धि अच्छी है, लेकिन हालात, परिस्थितियाँ कि पढ़ने के लिए जगह और भाई सपोर्ट, घर का, परिवार का, पैसा सब चाहिए होता है, और वो मोहन के पास नहीं था। तो उच्च कुल में होते हुए भी उसके सपने पूरे नहीं हुए, और उससे फिर वो निम्नतम काम भी करना पड़ता है और लोगों के पास बैठना ही पड़ता है। जबकि क्या था कि जो उच्च कुल के लोग होते हैं, वो इसमें दिया इस पाठ में कि छोटे लोगों को जो ठेले होते थे उनके पास खड़े नहीं हो सकते थे, और छोटे आदमी के द्वारा बड़े आदमी को ये भी नहीं कहना मुनासिब था कि भाई आप बैठ जाओ हमारे घर। अब नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब जातिगत भेदभाव का अंतर था। लेकिन हालात और परिस्थितियां इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है कोई पता नहीं है। ध्यान दें कि मोहन का लखनऊ जाना, अब क्या हुआ कि 8वीं क्लास तक आप जैसे स्कूल परीक्षा पास 5 तक का उन्होंने यहाँ से कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि एक रमेश नाम का जो युवक है, जो इन्हीं की बिरादरी का है, वो मोहन के पिताजी से मिलता है। तो मोहन के पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा इस तरह से पढ़ा हुआ है और आगे की पढ़ाई के लिए कुछ अच्छी जगह चाहिए, लोग चाहिए, और इतना हमारे पास है नहीं संसाधन। तो जो मोहन के पिता के द्वारा मोहन के बारे में चर्चा की गई, तो रमेश नाम का जो एक साधन संपन्न व्यक्ति है, जिसकी लखनऊ में ड्यूटी है, लखनऊ में अपना प्राइवेट बिजनेस धंधा करते हैं, उनका दिल आया कि यार चलो उस मोहन को ले चलते हैं। तो मोहन को लखनऊ जाना पड़ा, किसके लिए? पढ़ने के लिए। अब वहां चले गए, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि मोहन की मजबूरी का फायदा उठाया लोगों ने। मोहन ने कहा कि हमारे घर में 3-4 सदस्य, एक 500 चला जाए, क्या दिक्कत है, बिरादरी का है, पढ़ लेगा, अच्छा काम है। लेकिन वहां से ले तो गए मोहन को, लेकिन उससे पढ़ाई लिखाई का तो कम और घर के काम में ज्यादा। और मोहन भी ऐसा हो गया, कोई कहता कि मेरा सब्जी ला दो, ये तेल ला दो, घी ला दो, वहां जाके यहाँ जाके, उससे बिल्कुल सक्रिय रखा जाता है, पढ़ने का समय नहीं मिला। और काफी लंबी भागदौड़ के बाद उसका रमेश ने किसी एक विद्यालय में एडमिशन करवाया, जहां पर मोहन को घर पे आने की छुट्टी तक नहीं मिलती थी। एक साल में मोहन अपने घर वापस आता। तो रमेश का दोगलापन देख रहे इसमें, पढ़ने के लिए लेकर गए थे, लेकिन पढ़ाया नहीं उसे, जो पढ़ने में उसे सपोर्ट मिलना चाहिए तो वो नहीं दिया। अब मोहन की मजबूरी का रमेश और उसके परिवार के द्वारा फायदा उठाया गया। जो महिलाएं होती हैं रमेश के परिवार के, वो बस मोहन को तो ये मानती कि ये बस यहाँ पे काम के लिए ही आया है और पढ़ने पढ़ाने का तो वास्ता नहीं था। ऐसे में जो मोहन है वो हताश होता है कि मैं अगर इनका काम नहीं करता हूँ तो मैं खाऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ, प्रदेश का मामला, लखनऊ का मामला है। तो मोहन चुप रहता है और उनके बताए के सभी काम में लगा रहता है। ये पाठ हमें बताता है कि आज भी समाज में ऐसे होते हैं कि कोई बच्चा अपने मामा जी के रहता है, कोई बुआ जी के रहता है, तो कुछ जन तो अच्छे होते हैं जो दूसरे के बच्चे अपने रिलेशन वाले बच्चों का अपना समझ के और पढ़ने के, खाने पीने के, वो अपने बच्चों के बराबर उसका पालन पोषण करते हैं। तो वास्तव में वो लोग तो सलाम के सलूट के लायक है। कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपनी बहन का या बुआ का बेटा बेटी को बुला लिए और पढ़ाई में उसका कम या अपने बच्चों और उस बच्चे में डिफरेंस करते हैं। तो उस बच्चे में मजबूरी तो रहती है उसकी, कोई मजबूरी तो लाए हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में कुछ अलग बात बैठ जाती है। तो कुछ तो उस चैलेंज, उस मजबूरी को अपना चैलेंज बना लेता है। क्या आज मेरी कंडीशन ये है तो मुझे कुछ अच्छा करना है। तो वो क्या करते हैं कि उन दुखों के पलों को, कम संसाधन होते हुए भी वो कुछ अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उससे गरीबी से, निचाई से निकलना है। कुछ क्या करते हैं, यार मेरे से ऐसा बिहेव किया जा रहा है, तो वो उस दुख में डूबते रहता है और कुछ कर नहीं पाता है। तो ये पाठ हमें कुछ बताता है कि मोहन की मजबूरी का फायदा रमेश ने उठाया, काम धंधे में लगा दिया अपने घर में, और वहाँ के परिवार सदस्यों ने भी उठाया। आगे की जो बच्चेदारी रमेश के मोहन के पिताजी हैं, वो क्या करते हैं
वो पुरोहित रहेंगे, गाँव में एक अच्छी प्रतिष्ठा उनकी। तो जब भी लोग उनसे पूछते कि भाई, क्योंकि मोहन एक 2-2 साल अपने घर आता था और वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, तो बंशीधर लोगों से कहता कि मेरा बेटा है वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो लोग पूछते कि अब नौकरी वोकरी का क्या है, तो उसने कह दिया कि जो आत्मसम्मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या कहते, लोगों से झूठ बोलने लगे। क्या कहते हैं कि मोहन को सेक्रेटरीट का मतलब है सचिवालय, कि सचिवालय में है वो नौकरी मिल गई, बस अब कागजात की बात, कागजात पूरे हो जाएंगे तो बस पद पे हासिल हो जाएगा। तो ये झूठ था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि अब उनकी जो स्टेटस फैमिली है, प्रतिष्ठा, उसको बनाए रखने के लिए झूठ बोलना पड़ जाता है। और इस चीज का कई आज भी कुछ लोग होते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है अपने बच्चों को। अब बच्चा कैसा है वो बाद की बात है, लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कि हमारा बेटा तो बहुत शालीन है, बहुत शर्मिला है, बहुत सज्जन है, कोई गलत कार्य नहीं करता है, अच्छा पढ़ रहा है, टॉप है, ये है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। तो ये जो स्टेटस फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे कई बार तो संसाधन सपोर्ट होने के बावजूद भी गलत रास्ते चले जाते हैं। कुछ के ऐसे होते हैं कि उनके पास भाई माइंड अच्छा है लेकिन सपोर्ट नहीं है, रुपया पैसा या पारिवारिक सहयोग नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रतिष्ठा वाले परिवारों के साथ ऐसा होता रहता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे लोगों से वो झूठ बोलता है कि मोहन को सचिवालय में पद मिल गया है, क्योंकि मिला नहीं है। और मोहन की लाचारी बेबसी क्या करती है कि मोहन वहां से 8वीं पास पढ़ के और अपने एक बार गांव आया। जैसे गांव आया तो मोहन चाहता, देखो मैंने कहा कि लाचारी है कि वो अगर माँ बाप को सच्चाई बताता है कि मुझे पढ़ाने के लिए रमेश भाई लेकर गए थे, लेकिन मेरे को पढ़ाया नहीं जा रहा है, पूरा समय नहीं मिल रहा है, वहाँ के सभी घर वाले मेरे को काम में लगाए रखते हैं, कभी मैं ये लाता हूँ तो वो लाता हूँ, तो मेरा पढ़ाई का जो है वो शेड्यूल नहीं है, ये बता भी नहीं सकता, बताएगा तो वापस आएगा, उसकी समस्या। और बेबसी ये है कि माँ बाप को कोई चीज बता के दुखी नहीं करना चाहता कि उसके सपने बड़े कि मैं गरीब परिवार भले ही है कि भाई उस स्कूल में जन्म है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके मैं अपने परिवार गरीबी मिटाऊंगा, ये उसका एक सपना है, लेकिन और सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा। तो दुखी क्यों करे माँ बाप? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद दुखी हो लेते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को दुखी नहीं करते हैं, तो ये उसकी बेबसी है। और 8वीं तक वो पढ़ाई करता लखनऊ, उसके बाद वो घर आ जाता है। लेकिन जब घर वालों को पता चला कि रमेश और उसके परिवार के लोग हमारे मोहन से काम धंधा ज्यादा कराते हैं, पढ़ाई का मतलब बिल्कुल नहीं रहा है, तो वो चाहते हैं कि इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे को घर पे ही रख लेते हैं। तो मोहन को वापस उसके कहने के बावजूद भी नहीं जाने दिया लखनऊ, और कहा कि अब आपको यही रहना है, पढ़ाई यहाँ पे होती तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो प्रयास किया कि स्कूल, तकनीकी स्कूल में जाने का, लेकिन नहीं हुआ। अंततः मोहन क्या करता है, फैक्ट्रियों के चक्कर काटता है, काम धंधे की तलाश करता है, वहाँ भी काम नहीं मिलता है। और एक दिन मोहन अपने पिताजी वंशीधर के साथ में जा रहे थे, तो वंशीधर की तबीयत थोड़ी नाजुक रहती है, वो पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं। उनके हाथ में एक हंसुआ नाम का हथियार है जो कृषि कार्य में काम आता है। उस हंसुए को लेके मोहन कहता है पिताजी आप आराम करिए, मैं इसको ठीक करवा के लाता हूँ। और हंसुए को लेकर वो पहुंचता है, किसी बात धनराम के पास पहुंचता है, धनवा के पास पहुंचता है। धनवा जो अपने पिताजी के आहार को, उस ऑफर को, उस मतलब दुकान को संभाले, लोहा की दुकान है, वहां पे कौन जाता है? मोहन जाता है। और मोहन जाके हंसुआ रखता है कि भाई इसे ठीक करो। तो तब जो धनराम है वो और मोहन बात कर रहे हैं आपस में कि यार मास्टर त्रिलोक की याद आती है, वो कैसे थे, क्या थे। तो ये मैं वापस आपको वहीं पे ले आया हूँ कि दोनों ज्यादा उम्र के हो गए, जितने भी 30-35 के मान लीजिए, वहां पे वो वापस हैं और वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। मैंने आपको जो पाठशाला पढ़ाया है वो पिछला ही था, ये फ्लैशबैक जो बोलते हैं ना, वो कहानी का मैटर था। तो ये धनराम के पास जब मोहन गया, वहां पे बैठे और बातचीत हुई, तो ठीक है कि धनराम क्या करता है, उस हंसुए का जो लकड़ी का डंडा है वो तो निकाल दिया, और जो लोहे का खुरपा नुमा होता है उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन धनराम से जो चोट लगा रहा है निहाई से, उस टाइम वो लग नहीं रही है। ऐसे में थोड़ी देर तो देखता रखो मोहन। उसके बाद मोहन ने क्या किया, अपनी बाजू से करके और उसको पकड़ के कि भाई अब चोट मारो, वैसे करो। तब धनराम को अचंभा होता है कि एक उच्च कुल का पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का, और वो इस तरह के, क्योंकि मोहन उस काम को अच्छे ढंग से कर रहा है। तब धनराम को अचंभा होता है कि यार ये उच्च कुल का है, इतना मतलब कोमल हृदय कहें, सामने शौकत वाला कहें, और ये इस काम को इतना बखूबी कर रहा है, तो उसे अचंभा होता है, ठीक है ना। तब धनराम कहता है कि जो लोहे का कार्य हम जैसों के लिए बनाता, लेकिन मेरे से ज्यादा निपुण आप हो गए हो। तो निपुणता किसी भी कार्य में हो सकती है, लेकिन क्या है कि समाज के कुछ लोग होते हैं जो बच्चों में, पीढ़ियों में बच्चों क्या करते हैं, एक दिमाग में डाल देते हैं कि ये स्कूल में तो ये छोटा काम नहीं कर सकता और छोटा वाला भी बड़ा नहीं कर सकता। तो ये उनमें एक डाली गई कुरीति है, रूढ़िवादिता है।
तो इस पाठ में यही बताया गया है कि आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग, वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसमें आप निपुण हो सकते हैं, अपना वो व्यक्तिगत धंधा बिजनेस बना सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि एक बड़े स्कूल का ही व्यक्ति है, बच्चा है, वो उच्च अधिकारी बने। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी समाज का लड़का लड़की है, अच्छी मेहनत करके उच्च कुल पे, उच्च पद पे आसीन हो सकता है। ठीक है, और आज तो ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टीना डाबी IAS अधिकारी है, वो शेड्यूल कास्ट से हैं। अब देखिए फर्स्ट रैंक लाना कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अभी एक साफिन नाम से है, मुस्लिम संप्रदाय से है, गुजरात से। तो ये बड़े बड़े IAS अधिकारी बने, तो ये जाति संप्रदाय में पड़े रहते तो कहाँ बन पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कहानी के माध्यम से इस बात में ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारा समाज है, उसके जो दोगलेपन को आप दूर रखें और अपने आप को पहचान कर और हालात के साथ थोड़ा समन्वय बना करके और परिस्थितियों का सामना करते हुए एक अच्छे पद पे आसीन होने का, अपने मुकाम को हासिल करने का प्रयास करें। ठीक है, तो काफी लंबा हो गया है आपसे रूबरू होते वीडियो में, तो ठीक है, ये पार्ट हमारा पूरा होता है यहाँ पे। प्लीज और इसके क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन से क्वेश्चन जो नहीं आता वो पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे।